नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बचपन पाठ की सेकंड वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले पार्ट में हमने 2 पेजेस पढ़ लिए हैं जिसमें लेखिका ने बताया था कि वे बचपन में क्या करते थे। शनिवारी दवा के बारे में बताया था, संडे को क्या करते थे और वह क्या क्या खाते थे। अब उन्होंने बताया है आगे कि उनके टाइम में और हमारे टाइम में क्या अंतर है। आइए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन आपने कभी देखा हो टीवियों में, नीचे एक सीडी बड़ी सी लगी होती थी, एक बड़ा सा स्पीकर टाइप से निकला हुआ होता था, उसे हम ग्रामोफोन कहते हैं। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई हैं। जिसे उनके बचपन में कुल्फ़ी कहा जाता था, अब हम बच्चे उनको आइसक्रीम कहते हैं। कचौड़ी, समोसा, पैटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। पहले हम इन सबके शरबत पिया करते थे और आजकल के बच्चे कोक पेप्सी पिया करते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। लेमनेड मतलब नींबू से बना हुआ एक पानी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब जो मॉल था उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर, कन्फेक्शनरी जहाँ पर ये चॉकलेट, बिस्किट, ब्रेड ये सब मिलता है उसको कहते हैं। पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, मतलब कि जो वहाँ पर इतनी अच्छी खुशबू आती थी जो मन को भाती थी, मन को अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। किसके पास? लेखिका के पास। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, मतलब जो बाकी बच्चे जाते थे साथ में वो वहीं पर खा लेते थे, पर लेखिका वहाँ पर नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती, एक साइड में बोर्ड रखा होता है उसमें रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल एक फल होता है जो खट्टे मीठे, मतलब वो बहुत पसंद थे उस लेखिका को। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चेस्टनट होते थे, उन्हें आग पर भूनते थे, फिर उनके छिलके उतारते खाते, वो बहुत स्वाद लगते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था। निरा मतलब सब ज़्यादा ही हाथ का ही कमाल था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। आजकल आपने भी देखा हो कि कागजों को मोड़कर कोन बना के वो गली में भेलपूरी वगैरह बेचने आते हैं, उसमें डाल के देते हैं। ऊपर से चौड़ी मुंह की और नीचे से पतली कीप जैसी होती थी। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, आपने भी कभी सुना हो, तो बड़ा फेमस था। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, मतलब किसी को तेज तीखा पसंद होता है, किसी को कम, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से वो उसमें मसाला डलवाते थे। पूरा गिरजा मैदान, मतलब जो मैदान था घूमने तक यह पुड़िया चलती। वो जब तक वो गिरजा मैदान में घूमते जब तक उस पुड़िया का चना जोर गरम पुड़िया थी जो, वो चना जोर गरम खाते रहते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी, मतलब एक चना डालना और एक कदम रखना, एक लय, मतलब एक क्रमबद्ध से वो चलते थे। चना कदम, इस तरीके से उनको बहुत अच्छा लगता था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। छुटपन मतलब बचपन में घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था, मतलब शिमला में जो बच्चे रहते हैं उन्हें घोड़े की सवारी करने का मौका मिल ही जाता था।
हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, मतलब घोड़ों को वो कुछ कम ही समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। उनके ननिहाल के जो घोड़े होते थे वो बहुत ही हष्टपुष्ट खूबसूरत सुंदर होते थे, और जो शिमला के घोड़े होते थे वो इतने, मतलब उनको बहुत कम समझते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, भीड़ में इतना मज़ा आता, वहाँ का जो सूर्यास्त का नज़ारा था वो इतना अच्छा लगता था। वह उन सब के बारे में बता रही हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जो शिमला कालका ट्रेन थी उसका मॉडल, मतलब उसका छोटा रूप बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, मतलब 20वीं सदी में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी एक वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। पहले हवाई जहाज से यात्रा भी बहुत कम की जाती थी, तो इसलिए वह कम ही दिखते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। पहले जब भी हवाई जहाज ऊपर से गुजरता या हेलीकॉप्टर तो एक आवाज़ आती थी, तो बच्चे घरों से बाहर आते उसे देखने के लिए खुले मैदान में। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा विशाल भारी सा पक्षी उड़े जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब, मतलब देखते और वो ऐसे चला जाता आगे, मतलब गायब, दिखाई नहीं देता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, मतलब विदेशी थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। शुरू शुरू में हम कोई नई चीज़ पहनते हैं तो बहुत ही अजीब लगता है, और चश्मा लगाना तो रियल में बहुत अजीब, जो कि नज़र का हो। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, मतलब चश्मा लगा तो सब पूछते कि आँखों में कोई दिक्कत है। इस उम्र में ऐनक, मतलब इतनी छोटी उम्र में चश्मा लग गया। ऐनक यानी चश्मा, दूध पिया करो, सब एडवाइस देने लग जाते हैं फिर कि दूध पिया करो, ये खाया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, जो डॉक्टर साहब ने कहा था वही लेखिका उनको कह देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, मतलब कि कुछ देर पहनोगे तो चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतला। उस टाइम डॉक्टर ने आश्वासन दिलासा दे दिया था कि ये चश्मा थोड़े टाइम पहनोगी फिर उसके बाद उतर जाएगा, ताकि वो पहनना शुरू कर दे चश्मे को। परंतु अब वह इस उम्र में आ गई हैं, फिर भी चश्मा नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। दिन की रोशनी में काम जो करते हैं हमारी आंखों पे जोर नहीं पड़ता। जब हम ये जो मानव निर्मित लाइटें हैं ना, ये बल्ब, टेबल लैंप वगैरह, इनमें अगर हम ज़्यादा फोकस होके पढ़ते तो हमारी आंखों पे जोर पड़ता है, जिससे आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, जो कि लेखिका भी यही करती थी। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। चचेरा भाई मतलब चाचा के लड़के ने, जो उनका भाई लगता है, उन्होंने छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है चश्मा पहनकर। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, कि मतलब चश्मा तो ऐसे लगा लिया जैसे दूर का देख लेगी, परंतु इसे नहीं पता कि कैसे लंगूर जैसी दिख रही है ये। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, मतलब खीजी मतलब उसे गुस्सा आता कि ये मुझे ऐसे बार बार क्यों कहता है। पर शेर बुरा ना लगा, पर फिर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए
तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, चश्मा उतारा, फिर पहना, फिर उतारा, फिर पहना। देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं। हा हा हा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, मतलब अच्छा सा भी लगा और कुछ हंसी सी आई जिसे देख के ऐसा लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। फिर काफ़ी दिन तक आप एक चीज़ को वेयर करते हो तो वो इसकी आदत सबको हो जाती है और हमें खुद को भी आ जाती है, फिर वो चीज़ हमें अलग नहीं लगती। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, मतलब जब चश्मा कभी नहीं होता उनके चेहरे पर तो उन्हें अपना खाली खाली महसूस होने लगता है फेस पे। याद आ गया वह टोपा, फिर उन्हें वह टोपा याद आ गया, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। मतलब दुपट्टे को पहले ओढ़ती थी, वो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और टोपी लगा के दुपट्टा संभालने की झंझट ही ख़त्म। तो वह चीज़ लेखिका ने बताई है। लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम कंटिन्यू रखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न को। धन्यवाद।